बोगम के वर्ड्स उसके गले में ही अटक जाता है। उस इंसान के लिए जो उससे सच में प्यार करता था। वो चाहता था कि वो चीख कर उस ड्यूक के चेहरे पर सब कुछ बोल दे, लेकिन अगर वो वर्ड्स बाहर आ जाते तो सब और ज़्यादा रियल हो जाता। जॉन्गकुक ने चूज़ किया उस इंसान को जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जो कभी उसे उसके असली रूप में अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और छोड़ दिया उसको जो अपने कमियों के बावजूद हमेशा उससे प्यार करता था। बोगम जानता था कि उनकी एंगेजमेंट टूटने में उसका भी फॉल्ट था, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक ने ड्यूक को चूज़ किया उसके ऊपर। ये सोच बोगम के अंदर की हेट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। बोगम ने उसे बेग किया था कि अफेयर ख़त्म करो, उसे अपना हैंड दिया था और अपने साथ भागने के लिए कहा था, लेकिन जॉन्गकुक ने उसका हाथ कभी नहीं पकड़ा। उसने बस कहा था कि वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा, और फिर भी वो अपनी मर्जी से उसके साथ रहा है। रोते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट किया था जॉन्गकुक, कोई भी हो तुम उसके लायक नहीं हो। बोगम ने फाइनली काम होते हुए ड्यूक की तरफ देखा और कहा, तुम डिज़र्व नहीं करते, उसे दोबारा देखने के लायक भी नहीं हो तुम, एक झलक भी नहीं। जॉन्गकुक से तुम्हें कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। उसने अपने दिल की बात ड्यूक की आंखों में देखकर बोल दी और फिर मॉक करते हुए कहा, गुड लक विथ योर वेडिंग नेक्स्ट मंथ। आई होप तुम और तुम्हारी डचेस अपना बेस्ट लाइफ जियो। एक मॉकिंग बो करके बोगम तयांग की आंखों में देखते हुए इस बात को ऐड करता है, हैव ए लॉन्ग लाइफ ऑन योर ओन यू सन ऑफ अ। इतना कहकर बोगम अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और फाइनली बोगम अपने बात कहकर तयांग से दूर चला जाता है। वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा कार्स मानता था ड्यूक को। उसने दिल से प्रेयर्स की कि गॉड ड्यूक किम तयांग को एक लंबी जिंदगी दे, लेकिन जॉन्गकुक को ड्यूक से हमेशा के लिए दूर रखे। उसने ये भी विश किया कि जॉन्गकुक के ड्यूक के लिए जो फीलिंग्स है वो कभी किसी के सामने ना आए, एक सीक्रेट बनकर ही रहे हमेशा। बोगम चाहता था कि ड्यूक अपने एक्शन की पनिशमेंट अपनी लास्ट ब्रीथ तक भुगते। बोगम मन ही मन दुआ करता है कि ड्यूक अपनी गलतियों का बोझ अपनी लास्ट ब्रीथ तक झेलता रहे, और भी अच्छा होगा अगर वो कभी खुद रोए या फिर भीख मांगे जॉन्गकुक से। ड्यूक की हेल्थ के रेपिडेटली डिक्लाइन होने की खबर सोसाइटी में आग की तरह फैल गई थी। अपर क्लास सोसाइटी और चार्ल्स बार में सब इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। लोगों ने शुरू में इस बात को बस एक र्यूमर समझा था, लेकिन ड्यूक का लंबा एब्सेंस इस र्यूमर को सच साबित करने लगा। टाइम के साथ ड्यूक ऑफ आर्बिश सभी जगह से गायब हो गया था। न वो ऑफिशियल ऑफिस में दिखाई देता था, न ही आर्बिश में आने वाले लोग उसे मिल पाते थे। ये सब देखकर सबके अंदर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी। जब भी कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मांगता तो किम फैमिली के तरफ से बस एक ही जवाब मिलता, ड्यूक ओवरवर्क्ड है। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या इसका मतलब ये था कि शादी एक और बार डिले होगी? ये र्यूमर्स ज़्यादा देर छुपाए नहीं जा सकते थे। आयु आयु ने डिसाइड किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। इसी वजह से वो आर्बिश मेंशन आई। वो सुबह ही आर्बिश पहुंच गई थी, जहां सर्वेंट्स उसके अराइवल देखकर कॉन्फ्यूज हो गए थे। तुरंत उन्होंने लेडी ऑफ द हाउस ड्यूक के मदर मिसेस किम को बुलाया। मिसेस किम ग्रेसफुल तरीके से सिटिंग रूम में आई। दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, लेकिन आयु सीधा पॉइंट पर आ जाती हैं, जैसे एक्सपेक्ट किया था। ड्यूक की मैट्रियक एक्सक्यूज़ देने लगी। मिसेस किम पोलाइटली कहती हैं, मुझे नहीं लगता आज तुम उन्हें देख पाओगी आयु, वो अभी भी गहरी नींद में है। आयु ने सरप्राइज से पूछा, वो अभी भी सो रहे हैं? मिसेस किम मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, हाँ, वो आजकल बहुत टायर्ड रहते हैं वर्क की वजह से। हम उन्हें जितना हो सके टाइम और स्पेस देते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके। आयु ने तुरंत एग्री करते हुए कहा, ओ वेल, मैं उनकी रेस्ट डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो मैं उन्हें देखना चाहती हूँ।
चाहे वो सो रहे हों। मैं उनके लिए बहुत कंसर्न हूँ। मिसेस किम थोड़ा रुककर मुस्कुराई और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली कहती हैं, तुम जानती हो ना आयु, तयंग को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करे, स्पेशली जब वो एनेक्स में हो। आयु ने स्ट्रवनली जवाब दिया, मैं उनकी फियांसे हूँ मॉम। हमारे बीच प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली वो इस बात को इग्नोर कर देती, लेकिन आज वो अपने एंगेजमेंट के लिए डिटरमाइंड थी। आयु ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी वजह से पीछे नहीं हटेगी अब। आखिर में मिसेस किम ने उस आयु के जिद और फिर इंसिस्ट के आगे हार मान लेती हैं और उसे ड्यूक से मिलने की परमिशन दे देती हैं। मिसेस किम खुद भी समझती थी कि आयु की कंसर्न जेन्युइन है, स्पेशली उनके अपकमिंग मैरिज के लिए। लोगों को ये जानना ज़रूरी था कि शादी को पुश बैक करना चाहिए या फिर स्केड्यूल डेट पर कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे लगने लगा था कि तयंग की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है और शायद वो अगले महीने होने वाली अपनी शादी के लिए रेडी नहीं होगा कभी भी। आयु और तयंग को बात करना ही होगा अब। मिसेस किम ने आखिर में हार मानकर कहा, ठीक है, लेकिन एंश्योर करो कि तुम उनके रेस्ट को डिस्टर्ब ना करो। आयु ने प्लेजेंटली स्माइल करते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर परमिशन। फिर बिना टाइम वेस्ट किए आयु ने अपना ब्यूटीफुली अरेंज्ड बुके उठाया जो वो तयंग के लिए लाई थी और एनेक्स की तरफ चली गई। उसके स्टेप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। कार में बैठकर वो रिवर्स साइड के रास्ते में एनेक्स की तरफ गई। कार के प्राइवेसी में उसके चेयरफुल एक्सप्रेशन धीरे धीरे इनडिफरेंट बन गई। उसने सोचा, ड्यूक की कंडीशन कितनी खराब होगी। क्या वो अभी स्टैंड कर भी पाता होगा या बस कोलैप्स हो जाएगा। आयु को उम्मीद थी कि वो अब यूजुअल ड्यूक की तरह प्रेजेंटेबल नहीं होगा। वो उसकी मिजरी देखना चाहती थी अपने आँखों से। वो परफेक्ट ड्यूक जो सबको इम्प्रेस करता था आज अपनी नीज पर गिरा हो। लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि अगर ड्यूक ने अपनी पब्लिक इमेज लॉस कर दी तो ये उसके लिए ही लॉस होगा। इसलिए आयु ने डिसाइड किया कि चाहे वो कितना भी बुरे हालात में क्यों ना हो, उसका इफ़ेक्ट उसकी फ्यूचर मैरिज और किम की पावर पर नहीं आना चाहिए। फिर भी उसके लिए सर रियल था कि ड्यूक की कंडीशन इतनी खराब सिर्फ इसीलिए हो गई थी क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस उसे छोड़कर चला गया था। आयु ने अपनी जुबान से एक आवाज़ निकाली और फिर एक आर्टिफिशियल प्लीजिंग स्माइल फेस पर लेकर आती हैं। जब उसने एनेक्स को देखा, आयु की कार एनेक्स के सामने आकर रुक गई थी। ड्राइवर ने तुरंत उतारकर उसका डोर ओपन किया। आयु ने ग्रेटफुल स्माइल दिया और अपनी नज़र मैजेस्टिक एनेक्स पर डाली जो रिवर के किनारे पर था। दूर से देखा जाए तो एनेक्स ऐसा लग रहा था जैसे वो रिवर में फ्लोट कर रहा हो। उसके स्टमक में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग उसे महसूस होने लगता है, लेकिन वह अपने एक्साइटमेंट को डिनाई नहीं कर पाई। ड्यूक की असली कंडीशन देखने का एक्साइटमेंट आयु के अंदर थ्रिल ला रहा था। आयु मन ही मन सोचता है, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब ड्यूक इतना मिजरेबल होगा। उसके मन में ये भी आया कि शायद उसे जॉन्गकुक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। जब वो एनेक्स पहुंची तो एक लॉन अटेंडेंट उसकी अपीयरेंस देखकर स्टार्टल्ड हो गया। लेडी आयु, उसने कहा। आयु ने तुरंत अपनी विशेस एक्सप्लेन की और देखा जैसे ही अटेंडेंट थोड़ा नर्वस हो गया, जैसे उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हों कि किसी को डिस्टर्ब ना करने दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि आयु को मैट्रियक का सपोर्ट है, उसने आखिरकार हार मान ली। धीरे से उसने आयु को ड्राइंग रूम तक ले गया जहाँ ड्यूक कुछ दिनों से रह रहा था। उसने डोर नॉक करके अनाउंस किया, माय लॉर्ड, लेडी आयु हैज़ कम टू विजिट यू। वो पेशेंटली वेट कर रहा था, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो वह धीरे से रूम के अंदर चला गया। वह उसने देखा कि तयंग फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके बाल अभी भी वेट थे और पानी के बूंदें उसके शर्ट पर गिर रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो अभी शावर से निकला है। अगर
गेस किया जाए तो फ़ोन कॉल शायद जियोन जोंगकुक के बारे में ही हो रही थी। अभी तक उसने जोंगकुक को सर्च करना बंद नहीं किया था। मिस्टर वांग और जोंगकुक के लिए जो सर्च चल रही थी उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ड्यूक ने अपने सभी ऑफिशियल ड्यूटीज़ छोड़ दिए थे और खुद ही एक्टिवली उन्हें ढूंढने में लग गया था। उसने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन का यूज़ करके उनके वेयर अबाउट ट्रैक करने की कोशिश की। वो कहाँ रह रहा है ये ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, पर प्रोग्रेस बहुत कम थी। अब तो ड्यूक की लाइफ सिर्फ इसी एक काम पर लिमिटेड हो गई थी। दिन रात वो बस जॉन्ग को कोई ढूंढता रहता है। जब थक जाता तो मेडिसिन लेके डेट की तरह सो जाता और जब नींद नहीं होती तो बालकनी में बैठकर बस खाली आंखों से आंखें देखता रहता। कभी कभी तयंग अपने आप ही हल्की सी हंसी निकाल देता है, फिर दोबारा साइलेंस हो जाता है। पॉलिश्ड फ्लोर पर हील्स की आवाज़ ने अटेंडेंट मार्क को याद दिलाया कि वो यहाँ क्यों आया था। माई लेडी आयु, माई लॉर्ड इज स्टिल। आयु ने तुरंत उस अटेंडेंट की बात को काट दी। मेरे सामने से हट जाओ, मार्क ने फिर भी कहना चाहा। माई लॉर्ड इज स्टिल, आयु ने गुस्से में कहा। दैट्स एन ऑर्डर। मार्क चुप हो जाता है। उसने नोट किया तभी तयंग की बात भी फ़ोन पर ख़त्म हो गया था। तयंग फ़ोन पर गुड बाय कहता है, फिर हेड बो करके मार्क आयु के लिए साइड में हो गया। तयंग ने फाइनली फ़ोन रखा और आयु की तरफ फेस किया। वह अभी भी बाथरूम में था, बिना बॉदर किए कि उसका लुक इनएप्रोप्रिएट लग रहा है। आयु थोड़ा टेकन अबैक हुई, लेकिन उसने अपने आप को स्ट्रांग रखा। इट्स गुड टू सी यू माई ड्यूक, आयु ने प्लेजेंटली ग्रीट किया। तयंग ने बस उसकी तरफ डिसइंटरेस्ट से देखा। आयु ने फिर बात कंटिन्यू की। मैंने सुना कि मेरा फियांसे सिख है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए तुम्हें देखने आई हूँ, तयंग ने थॉटफुली कहा। आई सी, टेक अ सीट। आयु को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसने सोचा था कि उसकी सडन विजिट से तयंग एटलीस्ट थोड़ा सरप्राइज तो होगा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वह अपने यूजुअल काम और पोलाइट टोन में ही बिहेव कर रहा था। उसकी पोलाइट स्माइल भी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वह अभी भी वही परफेक्ट ड्यूक था जो सबको दिखता था। आयु को समझ आया शायद वह ब्रोकन है, लेकिन बदला नहीं है। जैसे ही उसने कहा, आयु बैठ गई और अपना बुकेट उसे ऑफर किया। तयंग के फेस पर स्माइल आई, लेकिन आयु को महसूस हुआ कि वो स्माइल उसके जेस्चर के लिए नहीं थी, बल्कि रोजेस को देखकर उसे थोड़ा अम्यूज़मेंट हुआ था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।